तो बच्चों टॉपिक अभी ये है कि हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम, ठीक है। तो मैं आपको आज ये सिखाऊंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कैसे आंसर लिखने हैं। जब आपको एक एक बारीकी का पता होगा तब आप अच्छे से एग्जाम के अंदर ज्यादा स्कोर कर पाओगे। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। 4 वैरायटी का मतलब है या तो क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, या होगा 3 का, या होगा 4 का, या होगा 6 का, ठीक है। 4 वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। 2 का नहीं आता, 5 का नहीं आता, 8 का नहीं आता, 10 का नहीं आता। इन 4 वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन में या तो होगा एमसीक्यू, या होगा ट्रू फॉल्स, या होगा फिलअप्स, या होगा मैच द फॉलोइंग, या होंगे मतलब कुछ भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जो आपको आंसर देना है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बस 1 सेंटेंस में देना है, बस टू द पॉइंट। किसी भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको राम कहानियां नहीं लिखनी, 1 सेंटेंस खत्म बस। फिर जो 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको कम से कम जो प्रिस्क्राइब्ड है सीबीएसई के द्वारा वो है 30 से 40 वर्ड्स का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, 30 to 40 वर्ड्स। एंड प्लस अगर कोई डायग्राम बन सकता है, मान लो कोई ऐसा टॉपिक आया जिसका हम डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मान लो कोई डिमांड का टॉपिक आ गया, या मान लेते हैं कोई भी टॉपिक ऐसा आ गया, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया, या इंडिफरेंस कर्व आ गया, बजट लाइन आ गया, कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया जहां डायग्राम बन सकता है तो आप डायग्राम बनाओगे। तो 30 से 40 वर्ड्स और डायग्राम। अब 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो आपको लिखने हैं कम से कम 60 to 80 वर्ड्स, और जहां डायग्राम बन सके तो वहां डायग्राम तो बिल्कुल बनाना ही है। और अगर कहीं पर शेड्यूल बन सके, शेड्यूल मतलब होता है वो टैबुलर फॉर्मेट, ऐसे याद है जिन्होंने पढ़ लिया होगा आगे डिमांड वगैरह उन्हें पता होगा। तो प्राइस, क्वांटिटी, ये सब चीजें शेड्यूल भी बनानी है, टैबुलर फॉर्मेट भी बनाना है 4 नंबरी क्वेश्चन के अंदर। और 6 नंबरी क्वेश्चन के अंदर आपको लिखने हैं 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 अक्षर कम से कम। अब इसमें तो कहने की भी जरूरत नहीं है, डायग्राम भी बनेगा प्लस शेड्यूल भी बनेगा, और लास्ट में आपको 1-2 लाइनों का कंक्लूजन भी लिखना है। मतलब अपने आंसर को 6 नंबर के लिए इस तरह से प्रेजेंट करना है, जो अभी आगे सिखाऊंगा, कि उसके अंदर डायग्राम भी आएगा, उसके अंदर शेड्यूल भी आएगा, और उसके अंदर कंक्लूजन भी आएगा, ठीक है। तो अब आप पहले इतना नोट कर लो अपने रजिस्टर में, नोट करके, और जब पहले इतनी बात समझ आ जाए कि सर हाँ इतनी बात समझ आ गई जो आपने लिखी, तो मुझे थम्स अप भेज देना, तो मैं फिर आगे आपको सिखाऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक बात, ये तो वो बात हो गई जो हर बच्चे को पता है, ये तो वो बात है जो भारत का हर बच्चा जानता है, हर बच्चे को ये बात पता चल जाती है कि ये इतने वर्ड्स का लिखना है। अब ये पता लगने के बाद भी हमारे नंबर कट रहे हैं, ये पता है सबको, लेकिन फिर भी नंबर कट रहे हैं। तो अब ऐसी और क्या चीज है जो हमको सुधारनी है? तो वो आता है अब हमारा आंसर का प्रेजेंटेशन, कि आंसर जो है वो प्रेजेंट कैसे होगा एग्जाम के अंदर। तो बच्चों मान लो ये है आपकी आंसर की शीट, पेज का पन्ना। तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर प्रेजेंट करोगे सेंटर में लिखोगे आंसर 4, मान लो आप आंसर 4 कर रहे हो, ठीक है। अब
पहले आपने स्टार्ट करा, जो भी क्वेश्चन ने पूछा स्टार्ट करा। अब आपको ये कोशिश करनी है कि हर आंसर को कोशिश ये करो कि पैराग्राफिक फॉर्म में नहीं लिखो। ऐसा ना हो कि यहां से ट्रेन शुरू हुई और यहां पे खत्म हो गई और बिल्कुल एक ऋग्वेद बन गया, मतलब एक राम कथा लग रही है देखने में, कि एग्जामिनर बोर हो जाए। नहीं करना, ठीक है। आपको पॉइंट बना बना के लिखने हैं। कोशिश करो 3 नंबर है तो 3 पॉइंट, 4 नंबर है तो 4 पॉइंट, 6 नंबर में तो सब कुछ लिखना ही लिखना है। तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया। अब कई बच्चे पहला पॉइंट लिख के उसी के नीचे दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ पैराग्राफ ना लिखने का। आपको एक लाइन की जगह छोड़नी है, एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। अगर आपने अगला पॉइंट बिल्कुल उसी के नीचे से ही शुरू कर दिया तो फिर पैराग्राफ में और पॉइंट में फर्क ही क्या रहा, फिर तो वही गंदी प्रेजेंटेशन बन जाएगी। फिर आप अगला पॉइंट लिखोगे, उसके बाद फिर एक लाइन की जगह छोड़ी, एक लाइन की स्पेस छोड़नी है, फिर एक लाइन की स्पेस छोड़ के फिर अगला पॉइंट फिर लिखा। ठीक है जी। अब 4 नंबर का होगा तो इसी तरह 4 पॉइंट बनाने की कोशिश करो। कहीं कहीं होता है क्वेश्चन की 4 पॉइंट बनेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं बनाने, लेकिन कोशिश करो। 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट बनाने की कोशिश करो, हालांकि बनेंगे नहीं, उसमें भी 3-4 ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम डायग्राम भी बना रहे हैं और इसके अंदर हम शेड्यूल भी बना रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मेरे किसी आंसर में डायग्राम भी है और शेड्यूल भी है, तो ऐसा ना हो कि डायग्राम बिल्कुल शुरू में आ गया और बाद में कहानी, या पहले कहानी बाद में डायग्राम। वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कोई लिंक नहीं होता। डायग्राम और शेड्यूल क्या होते हैं, वो हमारे आंसर का एक पार्ट होते हैं, जो हमारी बात को जो हम कहना चाहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो आंसर के हमेशा स्टार्टिंग में आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद जो डायग्राम बनाना चाहते हो वो बनाओगे, जो शेड्यूल बनाना चाहते हो वो बनाओगे, जो भी करना है वो बनाओगे, और उसके बाद अपना स्टेटमेंट वापस कंटिन्यू करोगे, और लास्ट में फिर आपको कंक्लूजन लिखना है आंसर का। मतलब जो भी क्वेश्चन ने पूछा उस अपनी बात को 2 लाइन में सम अप करके खत्म करने की कोशिश करनी है। हालांकि बहुत से आंसर में आपसे बनेगा नहीं कंक्लूजन, बट कोई बात नहीं, थोड़ी आदत डालोगे, प्रैक्टिस करोगे, मैं करवाऊंगा, तो आपको धीरे धीरे हो जाएगी। तो कंक्लूजन लिखना है। तो डायग्राम जब बनेगा, शेड्यूल जब बनेगा, तो वो आंसर के बीच में आना चाहिए, आंसर का पार्ट होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा आंसर शुरू करा, सीधा डायग्राम, या पहले कहानी लिख दी, लास्ट में डायग्राम। नहीं, आपकी कहानी का पार्ट है डायग्राम, आपकी कहानी से हटके नहीं है डायग्राम। तो आपकी कहानी के बीच में डायग्राम आना चाहिए, बीच में शेड्यूल आना चाहिए, और कहानी फिर खत्म होनी चाहिए। तो एक स्टोरी जो है स्टोरी की तरह चले। ऐसा ना हो कि पहले आया और हीरो ने विलन को गोली मार दी और उसके बाद पूरी आगे कहानी चल रही है, ऐसा थोड़ी ना होएगा। कहानी कहानी के हिसाब से चलेगी। तो इसी तरह आंसर आंसर के हिसाब से चलेगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बच्चे आंसर लिखने के बाद इंपॉर्टेंट बातों को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ब्लॉक नहीं करते। अब कहीं कहीं पे होता है ना, हमने पढ़ा है कि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, ये इसको ये करेगा वो करेगा। जो भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ब्लॉक करना है या इंपॉर्टेंट हेडिंग को अंडरलाइन करना है। अब इसमें बच्चे क्रिएटिव होते हैं, बच्चों से सीखो, दूसरे बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं। कुछ बच्चे बीच में इंपॉर्टेंट चीज को करली अंडरलाइन कर देते हैं, तो देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लॉक करना है या अंडरलाइन करना है मेन पॉइंट को, और इस तरह से अपना आंसर देने की कोशिश करनी है। तो अब ये आंसर प्रेजेंटेशन जब समझ आई पूरी अच्छे से, तो इसका थम्स अप भेजो। ओके 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 ओके, ठीक है, सबने भेज दिया थम्स अप। ठीक है, क्लियर, ठीक है, तो सबने थम्स अप भेज दिया। तो आप ये अपने रजिस्टर में नोट भी कर लेना, है ना, आप ये रजिस्टर में नोट कर लेना।
तो देखो कैसे करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप भी सीख जाओगे। ठीक है, बड़ा आंसर होगा तो ऐसे करना है, छोटा आंसर होगा तो ऐसे करना है। 2-3 बातों का तो हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को ब्लॉक करेंगे, हर पॉइंट के बीच में एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, और धीरे धीरे क्या हैबिट डालेंगे कि अपने आंसर के अंदर कोई भी कटिंग या कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। अब इसका भी मैं आपको तरीका सिखाता हूं। आप कहोगे सर ये तो हो नहीं सकती बात। अब कटिंग और ओवर राइटिंग कब होती है, इसके पीछे सोचो लॉजिक। हमें कोई क्वेश्चन मिला और हम क्या करते हैं, सीधा शुरू कर देते हैं, जो दिमाग में चला वो सीधा शुरू कर दिया। अब लिखते लिखते 2 लाइन लिख के याद आया, अरे यार इसमें तो वो बात थी, वो ज्यादा अच्छी बात थी। फिर हम कटिंग करके कुछ और लिखने की कोशिश करते हैं। फिर लिखते लिखते फिर अरे यार ये नहीं, वो लिखना था, तो कटिंग होती है। तो कटिंग हो क्यों रही है, क्योंकि पहले हम लिख रहे हैं और बाद में सोच रहे हैं। तो नहीं, ये नहीं करना। हमें क्या करना है, पहले आंसर को दिमाग में फ्रेम करो कि क्वेश्चन का ये आंसर मैं ऐसे दूंगा, पहले ये लिखूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, हाँ ये बेस्ट हो गया। तो पहले सोचना है फिर लिखना है, तो कटिंग नहीं होगी। पहले ही लिख दोगे और लिखते लिखते सोचोगे तो कटिंग हो जाएगी, है ना। तो यही तरीका है। तो धीरे धीरे आपका आंसर इतना बढ़िया बनना शुरू हो जाएगा कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है ना। तो पहले आज की इस इंपॉर्टेंट चर्चा पर मेरे को थम्स अप भेज दो कि पूरी बात अच्छे से क्लियर।